बेसिक टर्म देखी दियो। पॉलिटिका हमारा मेन हूँ कौन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो से कॉन्स्टिट्यूशन विषय आम जो जाना कॉन्स्टिट्यूशन में केतरा आर्टिकल अच्छी केतरा शेड्यूल अच्छी सॉरी कितने शेड्यूल्स हैं और कितने पार्ट्स हैं इसको जानना पड़ेगा। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले उसका हिस्ट्री क्या था और फिर किन किन सालों में क्या बदलाव हुए मीन्स अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो आज के क्लास में हम बस इस हिस्ट्री को जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग हुआ था ना तो कैसे हुआ था। ऐसे नहीं कि एक दिन में हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया। इससे बनाने से लिखने के लिए ही हमको 2 साल और 11 महीने लगे थे। ठीक है, तो एक दिन का काम सब ये नहीं है। जब हमारे पास एक स्टोरी में आपको बताता हूँ शुरू करने से पहले। ठीक है, जब हमारे 1764 में ना बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ बॉक्सर जब हमारे इंडिया में हुआ था 1764 में, तब मुगल के शासक थे शाह आलम सेकेंड। ओके, तो बक्सर का युद्ध शाह आलम सेकेंड और वो अवध का किंग, जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री तब देखेंगे। पर आज देखेंगे कि पॉलिटिक्स का क्या क्या इंपोर्टेंस है। जब शाह आलम और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसके अंदर इनके बीच में जो युद्ध हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गया था। ठीक है, जब जीत गया था ना तो उसके टेरिटरी का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट था ना वो रह गया किंग के हाथों में। ठीक है, और पूरा जो रेवेन्यू पार्ट था मीन्स जिसमें सारे पैसा का हिसाब किताब होता था वो सारा चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, तो तब उसी सिस्टम को हम बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि हमारे चार्टर एक्ट 1773 में आया था। ये पहला था। पर इससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म समझ लेते हैं, जैसे कि एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, लेजिस्लेटर क्या होता है, जुडिशियरी क्या होता है और वो एग्जीक्यूटिव क्या होता है। ठीक है, अगर ये हमारा पूरा इंडिया है ना, इस हमारे पूरे इंडिया में हम कुछ लोग हैं। ठीक है, कि हम हैं, हमारे पास एक राइट है जिसे बोलते हैं हम एडल्ट सफरेज। अगर हम 18 प्लस के हैं तो हमारे पास वोट देने का एक अधिकार है। ठीक है, उससे हम चुनते हैं किसको, लेजिस्लेटर को। जो हमारे एमएलए हो गया, एमएलए, एमपी, ये सब हमारे लेजिस्लेटर है। ठीक है, मैं आपको एक डिफरेंट डायग्राम करके दिखा देता हूं। फिर आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटर आते हैं हमारे जरिए। ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, जैसे कि आईएएस ऑफिसर हो गए, ओएस ऑफिसर हो गए, तो इन सब का काम है ये जो एमपी एमएलए जो लॉ लाते हैं ना, इनको जो इम्प्लीमेंट करता है उन्हें बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और इन सब पर जो ध्यान रखता है उसे हम बोलते हैं जुडिशियरी। जब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 50 बताता है हमको सेपरेशन ऑफ पावर। मींस हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशियरी है, ये किन किन वजह से एक दूसरे से अलग है। ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे स्टार्ट तब हम जानेंगे। तो ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स हो गए, जैसे कि जुडिशियरी क्या होता है, लेजिस्लेटर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है। ठीक है,
उसके बाद एक डिफरेंस हम जानते हैं, व्हाट टू मीन बाय ए बिल एंड व्हाट टू मीन बाय ए एक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं ना, एक फार्म लॉ हमारा आया था, एक फार्म बिल हमारा आया था, मिनट गलत हो गया, एक फार्म बिल हमारा आया था। ठीक है, देखिए जब कोई भी एमपी कुछ ड्राफ्ट बनाता है उसे हम बोलते हैं बिल। बिल जब जाता है राज्यसभा और लोकसभा में, मीन्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हमारे किनसे बनकर बनता है, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। जब बिल इन दोनों हाउस से मेजोरिटी से पास हो जाता है, ठीक है, तब वो बनते हैं एक्ट्स। इट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट। ठीक है, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करने से पहले हम जानते हैं इनकी हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्रिकल अंडर पिनिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्टिंग हुआ था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के थे हेड, जिनके वजह से हमारे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया रेडी। ठीक है, मैं जब आपको एक बेसिक नॉलेज दूं कि अगर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ना, एक मिनट, अगर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो इसमें जब शुरुआत हुआ था ना आर्टिकल, जब शुरुआत हुआ था इसमें सिर्फ 400 आर्टिकल थे। ठीक है, जब आर्टिकल्स शुरुआत हुए थे इसमें सिर्फ 400 आर्टिकल थे, लेकिन अभी 448 आर्टिकल्स है। ठीक है, शेड्यूल्स शेड्यूल्स हमारे हैं 12। ओके, और जैसे हम बोलते हैं पार्ट, हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, तो 25 पहले थे, 21 सॉरी 22, पर अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2021 अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अभी हम आते हैं हमारी हिस्ट्री में। लिखा गया यहाँ पे, हिस्ट्रिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, थ्रू द वेरियस एक्ट्स दैट enables the British to sustain their empire। जब कभी भी लॉ लाते थे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के लिए, वो सब अपने ही फायदे के लिए लाते थे। ऐसा कुछ नहीं कि वो लॉ ले रहे हैं तो हमारे इंडिया का कुछ भला हो जाएगा। तो जब भी लॉ लाते थे, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ब्रिटिश के हमारे इंडिया में थे, उनको काम करने में जैसे कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए ये सब एक्ट्स लाए गए थे। ठीक है, इसे हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जब आए, 1608 के अंदर सूरत में अपना पहला फैक्ट्री बना दी, और 1608 से लेकर 1773 तक उनके साथ, मतलब उनको ब्रिटिश क्राउन सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, जब बैटल ऑफ बक्सर हो गया तो बंगाल का एक पार्ट, ये देखो यहाँ पर लिखा है बंगाल। बंगाल क्या, मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ, जानते हैं वो। ठीक है, थोड़ा रॉफ में इस साइड में, यहाँ पर ये है बंगाल। ठीक है, इन बंगाल में जब रॉबर्ट क्लाइव ने, एक हमारा थे जनरल गवर्नर, जो कि हम हिस्ट्री पढ़ते वक्त उनको करेंगे डिस्कशन। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल में डुअल गवर्नमेंट लेकर आए, ठीक है, जब भी बॉक्सर का युद्ध एंड हो गया, तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, एक एक्ट, जब भी अभी भी हमारा आता है ना, नोटिफिकेशन हो गया, लॉ हो गया, जब भी हम लोगों पर लागू होता है, तो तब ब्रिटिश क्राउन हमारे लिए बना रहे थे लॉ। ठीक है, जब ब्रिटेन क्राउन, तो इसीलिए इस पूरे हिस्ट्री को हम पूरे दो भाग में करते हैं डिवाइड। ठीक है, पहला भाग है हमारा कंपनी रूल, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक चला, और उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, इट फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटरवेन इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज बिजनेस। पहली बार ऐसा हुआ जो जबकि ब्रिटिश क्राउन हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के काम कार्यों पर क्वेश्चन मार्क करने लगा। ठीक है, कि आप कैसे काम कर
कर रहे हो, लॉस हो रहा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए थे तब ब्रिटिश क्राउन को मुनाफा बहुत हो रहा था, ठीक है। जब मुनाफा देना कम हो गया तो ब्रिटिश क्राउन ने सवाल पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी से कि क्यों हो रहा है ये सब, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। हालांकि उनके सारे गवर्नर्स करप्टेड हो गए थे, ठीक है। तो इसी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ब्रांच हमारे इंडिया में है उनको रेगुलेट करने के लिए इस 1773 का कंपनी रूल का एक्ट आया, ठीक है। पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त किया गया, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो आपके क्वेश्चन में करेगा पुट, वो है वारेन हास्टिंग। वारेन हास्टिंग इज कॉल्ड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। Then the Governor General Executive General Council was established with the 4 member। अभी मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है। एग्जीक्यूटिव वो पार्ट होता है, वो विंग होता है जो कि लॉ को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अभी तक देखो, अभी तक हमारे इंडिया में लेजिस्लेटर नहीं आए हैं, ठीक है। जो पार्लियामेंट हो गया, एमपी, एमएलए अभी तक हमारे इंडिया में नहीं आए हैं। लॉ बना रहा है ब्रिटिश क्राउन, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये लोग। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि गवर्नर एग्जीक्यूटिव जनरल काउंसिल विद 4 मेंबर इज आल्सो ए क्वेश्चन। 4 मेंबर वाला एक गवर्नर जनरल का काउंसिल हुआ जिसमें कि सारे मेंबर एग्जीक्यूटिव के थे, ठीक है। कोई भी लेजिस्लेटर का मेंबर यहाँ पर नहीं था, ठीक है। देन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड। सो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। हम कैसे समझेंगे कि हम सेंट्रलाइज हो रहे हैं, ठीक है। जब पूरे इंडिया का पावर एक ही जगह समेट कर रह जाएगा तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब स्टार्ट हुआ था ना सेंट्रलाइजेशन इन 1773 के एक्ट से ही हमारा स्टार्ट हुआ था सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइज मतलब 3 प्रोविंसेस थे हमारे, बंगाल, बिहार, सॉरी हमारे जो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है। इन तीनों में ही जितने सारे पावर थे इनको लेकर एक ही आदमी को दिया गया जो बोलते हैं बंगाल के गवर्नर। तो कौन थे तब बंगाल के गवर्नर? वारेन हास्टिंग, ठीक है। सो लेट मी टू इरेज इट, ओके। बिकमिंग द सब ऑर्डिनेट टू द बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल के अंदर ये बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंट सबऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। मतलब पहले बंगाल और उसके बाद मद्रास और बॉम्बे, मतलब रूल निकालेगा बंगाल, इंप्लीमेंट करेंगे ये लोग, तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। पीक पर आएगा 1833 को, पर अभी स्टार्ट हुआ, ठीक है। पर 1774 को हमारे इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट, हमारे इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट कब हुआ था भाई? 1773 पर हुआ था। तो ये जब रेगुलेटिंग एक्ट्स आए थे ना तब उनको कहा गया था कि हर 20 साल में 20 साल के अंदर इसे रिवाइज करते रहो। इसलिए जितने भी सारे एक्ट्स निकले 1773, 1793, 1813, 1833, 1853, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1947, द फाइनल जब हम आजाद हो गए। इतने तक हम आज पॉलिटी में जानेंगे कि हिस्ट्री क्या था। इतने सारे जो 448 आर्टिकल्स है हमारे अंदर, कैसे आए थे ये लोग, हर आर्टिकल का एक हिस्ट्री, ठीक है। तो हम इतने डिटेलिंग में नहीं जाएंगे जितना आपका जरूरत है इस एग्जाम के लिए, बस उसी रिलेटेड भी हम करेंगे, ठीक है। तो कंपनी एग्जीक्यूटिव आर नॉट अलाउड टू एग्जाम इन द प्राइवेट ट्रेड और रिसीव प्रेजेंट फ्रॉम द इंडियंस। ये क्या कर रहे थे ना, जब राजा रजवाड़े थे इनकी मर्जी जो भी चाहे इनसे ब्राइड ले जाते थे, खुद जिसे हम बोलते ले जाते थे। पर जब कंपनी रूल आया ना तो साफ साफ मना कर दिए कि आप अभी ये सब आप नहीं कर सकते हो, इन्हें रोक दो, ठीक है। देन वी कम टू द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए मैंने आपको बोला था कि हर 20 साल में रिवाइज होता था। ये जो चार्टर एक्ट आ गया कि जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आ गया, ये हर 20 सालों में रिवाइज होता था। लेकिन ऐसा क्या जरूरत हो गया 1784 में पिट्स इंडिया लाना पड़ा, जब तक कि हमारे 1773 मतलब उसके 20 साल मतलब 1793, 20 साल ना होते ही 1784 में ही आ गया हमारा एक चार्टर एक्ट, ठीक है। तो इससे हम थोड़ा समझते हैं
ओके, क्यों आया था ये? देखिए, जब ये हमारा सुप्रीम कोर्ट था ना, ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ओके, जब 1773 में हमारा सुप्रीम कोर्ट आया, तो इसके पास पावर था कि हमारे गवर्नर जनरल्स की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू, जो कुछ भी है, और विथ इंडियंस, ये हम है इंडियंस, इन सबका केस देखेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन गवर्नर जनरल के जो रेवेन्यू पार्ट था ना, अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है तो इनको तो तकलीफ होगी। अगर इनको तकलीफ हुआ तो वो डायरेक्ट जाकर बोलेंगे ब्रिटिश क्राउन को कि भाई आप एक नया लॉ लेकर आओ, ये सब नहीं हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ही 20 साल ना होते ही वो लेकर आए 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। तो उसके बाद क्या क्या हुआ जब ईस्ट इंडिया एक्ट आ गया, तब क्या हुआ? देखिए देखिए, इकोनॉमी एक्टिविटीज वे आर गवर्न्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट थे उससे पावर्स लेकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया, ठीक है। व्हाइल द पॉलिटिकल कंसर्न वर हैंडल्ड टू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर डिवीजन 2 हो गया, ठीक है। इट कंसिडर्ड द माइलस्टोन इंडियन, the companies, the commercial and political functions were separated. For this region, it's actually separated. Okay, the territory of company was called for the first time in the India the British position of India. ये क्या लिखा गया है कि ये जो हमारा इंडिया है ना, ठीक है, इस इंडिया में ब्रिटिशर्स जितने भी रजवाड़े को अपने अंदर मिला चुके हैं वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी का ही पार्ट माना जा रहा था। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही पार्ट माना जा रहा था। पर ये जो पिट इंडिया एक्ट आया ना, ये क्या क्या कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी टेरिटरीज इंडिया में है उनको हम अभी तो बोलेंगे दे आर द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ये सब ब्रिटिश की ही संपत्ति है जो कि इंडिया में है, ठीक है। इनको देखो, ये सब एक्चुअली जितने भी सारे लॉज ला रहे थे सब अपने ही मुनाफे के लिए। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हाँ बोलो शुभंकर। इसको अगर डाउट कुछ ना हो तो चैट ऑन है, ठीक है। सर तभी एक, हाँ बोलो बोलो। सर ये जो आपने अभी हमको कहा कि वो जो जितने भी टेरिटरीज थे वो ईस्ट इंडिया के साथ मिल गए थे, जो भी किंगशिप थे। सर आफ्टर पेट्स इंडिया एक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ सर, उसके बाद क्या वो जो जितने भी मतलब अक्वायर्ड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो क्या डायरेक्टली मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में आ गए, या फिर सर वो ईस्ट इंडिया के मतलब कंट्रोल में रहे? अच्छा देखियो, एक्चुअली हमारे इंडिया में कैसे लॉज सब डिराइव हो रहा था। देखो, ये रह गया हमारा ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। ये रह गया हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो हमारा इंडिया है ना, तो इंडिया का पूरा पार्ट तो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं था ना। तो जितने भी पार्ट थे, जितने भी पार्ट में ये ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई कर कर ले गए थे अपने पास, तो वो डायरेक्ट जब ये सब रूल आए, देखो देखो ये जो सब लॉज आए ना, कैसे आए? जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास पैसा कम पड़ गया, तब वो जाकर कंपनी को मांगा लोन, अपने क्राउन पर मांगा लोन कि हमें भाई लोन की चाहिए। तो कंपनी ने सोचा कि भाई तुम इंडिया में गए हो हमें मुनाफा करने के लिए, पर तुम आकर हमें मांग रहे हो लोन, तो ये भाई कैसे चल सकता है? तो तभी ये सब एक्ट आए। और इन एक्ट को देखो, अगर बात पैसे की आ गई ना, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन से लोन लाया, तभी उससे कुछ कंडीशन पर ही लोन दिया जाएगा। अब कंडीशन सब ये है, ईस्ट इंडिया एक्ट हो गया या हो गया। हाँ, तुम जो बातें मुझे पूछ रहे थे कि ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया, हाँ वो सही है। ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट जितने भी रजवाड़े ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अख्तियार
किए थे वो सब अभी बोला जाएगा ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। जब कभी भी वो कभी ईस्ट इंडिया का पार्ट हुआ करता था जब वो लड़ाई कर कर हमारे इंडिया के रजवाड़े से छीन कर लाए थे, जैसे कि हमारा बैटल ऑफ बक्सर हो गया, बैटल ऑफ छालियोल हो गया, कि हमारा बैटल ऑफ गदारा हो गया। वो जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तभी इन बैटल के बारे में हम करेंगे अच्छे से डिस्कशन। ओके, तो फिर ये जो 1884 के बाद यहाँ पर बीच में एक नहीं लिखा हूं मैं, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, सुन लीजिए, सिर्फ 1813 का, ठीक है, एक एक्ट आया था। तो 1813 में जो एक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग एक्ट था लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं। ये देखिए 1813 में जो एक्ट आया था ना, कहा गया कि हर साल 1 लाख रुपया, हर साल 1 लाख रुपया हम देंगे इंडिया को, ताकि वो अपने स्टडी में उसे कर सके इन्वेस्टमेंट्स। हालांकि 1833 तक ये पैसा 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ठीक है। और इसी 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ट्रेड थे ना, जितने भी ट्रेड वो कर रहे थे इंडिया में, सबको कर दिए कैंसिल। अभी सब संभालेंगे ब्रिटिशरी क्राउन। सिर्फ चाय, सिर्फ चाय का बिजनेस तुम इंडिया में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाला साथी था, ठीक है। वो क्या करता था, जो गांजा बोलते हैं ना, इंडिगो, ये क्या करता था, जो बंगाल बिहार वाला एरिया है, आप पढ़े हो गए, तीन कटिया सिस्टम वगैरह, बंगाल में फैमिन आ गया था। वो क्या कर रहे थे ना, एक चीज है हमारा ओपियम। ओपियम मतलब वो जो भांग गांजा जो होता है ना, उसे बोलते हैं हम ओपियम, ठीक है। ये क्या कर रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हमारे इंडिया से ओपियम ले रहा था, उसे लेकर बेच रहा था चाइना पर। चाइना के पूरे लोगों पर गंजड़ी बना दिया, पर उसके पास चाइना के पास से ला रहा था वो चाय, टी, क्योंकि उसके देश में वो लेके जा रहा था, ब्रिटिश में, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। तो ये था हमारा 1813 का, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बोल दिया सिर्फ, ठीक है। पहला हमारा इंपोर्टेंट एक्ट उसके बाद आता है 1833 का। तो सुनिए, जब 1773 में हमारा सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, बंगाल, बिहार, सॉरी बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, इन सब की मतलब जो मद्रास और बॉम्बे है उनकी पावर को लेकर बंगाल को दे दिया गया। ये जो 1833 जब आया तब सेंट्रलाइजेशन अपने पिक पर था। तो क्या क्या हुआ इस एक्ट में? पहली बात तो ये हुआ कि पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि हमारा कौन थे, वॉरेन हास्टिंग, नियुक्त हुए थे, अभी उसका डेजिग्नेशन कर दिया गया चेंज। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज कॉल्ड एज नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, so who is the first governor general of India? Is the Lord William Bentinck is called the first governor general of India. The Bombay Madras presidencies lost their legislative authority. Means legislative authority means क्या होता है, कानून बनाने वाला पावर, ये दोनों खो दिए। आगे जो सब्सिडरी थे ना, ये सब अभी खो दिए पावर। मतलब इस सेंट्रलाइजेशन का पीक था पूरे इंडिया का। ब्रिटिश में जितनी भी टेरिटरी थी उन सबके लिए लॉ बनाता था अब बंगाल के गवर्नर जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1833 में बंगाल के गवर्नर की पोस्ट बदलकर उसे कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, द कंपनीज commercial activity were held and it was turned into the only administrative entity। ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी था ना, ये जो चाय पर 1813 को ये जो चाय पर भी सीमित था ना, ये 1833 आता है इसको भी बंद कर दिया गया। ये अभी सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी ही बनकर रह जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी मतलब जो सिर्फ उसके लॉ एंड जो है राज शासन, उसमें जो लगता है लॉ कानून, सिर्फ उसी में सीमित कर रह गया है अभी हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए 1600 में जो कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इंडिया में आया था, 1764 होते होते वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बन गया
और 1833 आते आते अभी ये ओनली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के बनकर रह गया, क्योंकि ज्यादा करप्ट हो गए थे लोग। ये ब्रिटिश को पैसा देने की बजाय अपने ही जेब फुल कर रहे थे, ठीक है। पैसा आएगा कहाँ से, कौन देगा पैसा? इन सब पैसे की वजह से ही सब कुछ शुरुआत हुआ और खत्म भी हो गया, ठीक। इन द लिंक आर्टिकल यू कैन नॉट गो छोड़ो तब द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज ऑल्सो ए, देखिए इस एक्ट का हमारे भारतीय संविधान में क्या इंपोर्टेंस है पहले ये समझिए। अभी हम जो देखते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, ये सब क्या है? लोकसभा राज्यसभा हमारे इंडिया का लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कि पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाते हैं। ये सब शुरू कहां से हुआ था? यहीं से 1853 से फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया हमें मिला हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें एक भी इंडियंस नहीं था, ठीक है। The Governor General's Council and the executive responsibility were split. Okay? जब हम देखे थे 1773 के एक्ट को, तभी एक गवर्नर जनरल के साथ 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमको दिया गया था, ठीक है। लेकिन जब 1853 आया, इसके साथ भी हमको दिया गया ने 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 ने 6 मेंबर का एक क्या लेजिस्लेटिव बॉडी। ये हो गया लेजिस्लेटर, ये हो गया एग्जीक्यूटिव। क्यों लग रहा है ना ये एक छोटा संविधान, एक छोटा पार्लियामेंट टाइप, यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं थोड़ा। The 6 members of the Legislative Council were appointed temporarily by the government of Madras, Bombay, Agra, Bengal. देखिए, जब 1833 में हमारे सेंट्रलाइजेशन का पीक हो गया, ओके, सेंट्रलाइजेशन का पीक हो गया, फिर 1853 आते आते वो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन के तरफ बढ़ने लगे। तो जब क्वेश्चन में आएगा फ्रॉम व्हिच टू व्हिच ईयर द सेंट्रलाइजेशन ऑकर्स इन इंडिया, 1773 टू 1833। जब 1853 आ गया, तभी हम धीरे धीरे हमारे जो पावर्स एक जगह होकर रह गया था, फिर हम धीरे धीरे रिलीज होने लगे। उसको थोड़ा दे दो, उसको थोड़ा दे दो, क्योंकि अब एक इंसान संभालेगा सब कुछ तो गड़बड़ तो होगा ही ना। इसलिए टीम वर्क की तरह समझ लो, पावर स्प्लिट हो गया इन 1853 के एक्ट से, है ना। तो इन द इंडियन सिविल service was established as a mechanism of opening recruitment officers। जो यूपीएससी, ओपीएससी, आईएएस ऑफिसर्स सुनते हो ना, इसका नींव रखा गया था यहीं पर। हालांकि 1833 में जब विलियम बेंटिक आए थे, वो बोले थे कि हमारे इंडिया में होना चाहिए ओपन पब्लिक सर्विस एग्जाम। ये जब केस लाया था ना, इसको लेकर ब्रिटिश में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ब्रिटिश के टेरिटरी में इंडिया कैसे रहेंगे, क्योंकि वो हमें समझ रहे थे वी आर द ब्लैक मैन्स, हम हमेशा उनके नीचे ही रहेंगे, ठीक है। तो हालांकि जो भी हुआ, 1853 आते आते हम ओपन एग्जाम जो यूपीएससी ओपीएससी का एग्जाम जो तब भी हो रहा था, तब उसमें इंडियंस भी अलाउड हो गए, ठीक है। और उसका पहले जब उनके सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग ले रहे थे, एक हरिवरी करके जगह है, उसका स्पेलिंग ठीक से मेरे को याद नहीं आ रहा है, देख लेना। वहीं पर ही पहले उनको ले रहे थे ट्रेनिंग। और जब 1799 तक जब मैसूर वार खत्म हुआ था, तब हमारे पास में एक फोर्ट था, फोर्ट विलियम। यहीं पर उसके बाद इंडिया में यहीं पर ही सिविल सर्वेंट्स ट्रेनिंग ले रहे थे। उसके बाद तो बना हमारा अभी है ना मसूरी। जब कोई ऐसा ऑफिसर हो जाता है तो तभी वहां पर जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो तब ये था फोर्ट विलियम, ओके। 1853 के बाद 1858 का एक आया रूल। इसे देखिए, नाम को थोड़ा नोटिस कीजिए, यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हालांकि इनके पीछे जितने भी स्लाइड्स है ना, यहाँ पर सब लिखा गया था रेगुलेटिंग एक्ट।
रेगुलेटिंग मतलब क्राउन ब्रिटिशर को रेगुलेट करना चाहते हैं हमारे इंडिया को संभालने के लिए, ओके। पर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसका मतलब है, इसे बोलते हैं द पॉलिसी ऑफ गुड गवर्नमेंट। हालांकि हम पढ़ने के बाद जानेंगे ये गुड था कि नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बात है वो लिख कर देते थे, हालांकि प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं था। अभी भी दिख रहा है हमारे इंडिया में, अगर तुम देखोगे तो आधा चल रहा है लॉ पे और आधा चल रहा है अपने आप, ठीक है। इसी तरह से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे आया, देखिए। एक हमारा हुआ था सिपोई म्यूटिनी 1858 का, एक हुआ था सिपोई म्यूटिनी, जिसे हम बोलते हैं पाइक विद्रोह ना, जो सिपोई म्यूटिनी याद रखो, ठीक है। जब सिपोई म्यूटिनी हुआ, वो उसे बोलते हैं इंडिया फास्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, क्योंकि हर जाति, हर धर्म, हर लेवल के लोग वहां पर आकर पार्टिसिपेट किए थे, और इतने मास अमाउंट में वो शुरू हुआ था ना, इसकी वजह से ही स्पेशली क्राउन को रूल लाना पड़ा हमारे इंडिया के लिए, कि लोग यहाँ पर अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। ये सब क्यों हुआ, देखिए। जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए ना, जो भी कर रहे थे, ठीक है, जब हमारे इंडियंस के रिलीजन, उनके कल्चर के बीच में कोई घुसेगा तो उनको पसंद नहीं होता है, ठीक है। इसी की वजह से शुरू हुआ था हमारे 1858 का रिवोल्ट। हालांकि इसके बाद बहुत सारे वार्स हुए थे, बहुत सारे म्यूटिनी पहले भी हुई थी। जब हम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे स्टार्ट, तब दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ देखो। तो इंडिया रूल केम टू आफ्टर एंड इन 1857 ऑफ राइजिंग, इसे बोलते हैं हम सिपोई म्यूटिनी। द ब्रिटिश प्रॉपर्टीज इन इंडिया वर रिटर्न टू द क्राउन, ओके, जिसे हम पोजीशन किए थे 1784 पीस एक्ट में। तब वो ब्रिटिश प्रॉपर्टी जो कुछ भी था, जमीन, पैसा, सब कुछ, मतलब यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर काम खत्म हो गया, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, ठीक है। जब इंडियन, ठीक है, पहला गया, उसके बाद इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफिस वाज एस्टैब्लिश्ड। ही वाज एड बाय द 15 मेंबर इंडियन काउंसिल। समझो इस बात को, जहां पर लिखा है ना इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, इसका एक्चुअली कैसा था डायग्राम देखो। ये थे हमारे वाइसरॉय, गवर्नर, ठीक है। ये हमारा प्यारा इंडिया, ओके। ये है हमारा ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो ये एक्ट में क्या बोल रहा है कि इस ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारा एक छोटा सा ऑफिस होगा, जिसे हम बोलेंगे इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफिस। ये इंडिया में नहीं है, ये है ब्रिटेन में। ये जो पास करेगा लॉ, इसे दिया जाएगा वाइसरॉय को, ठीक है। इसके पास एक 15 मेंबर का काउंसिल होता है, एक 15 मेंबर का काउंसिल होता है, जैसे असिस्ट के लिए, जैसे कि अभी होते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। जब हम बोलते हैं कि द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट ने असेट दे दिया, तो किसने दिया, पीछे रहने वाले पार्लियामेंट ने। जब लोकसभा, राज्यसभा के विदाउट कंसर्न राष्ट्रपति अपने हिसाब से कोई भी लॉ को पास नहीं कर सकते, मेजोरिटी से पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उसके बाद पास करता है, ठीक है। तो ये सब खत्म। Then third point, he was in charge of Indian administrator and the viceroy was his agent, okay। जो viceroy है इसका एजेंट है, और ये जो ऑफिस हमारा लंदन में है वो है चार्ज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। द गवर्नर जनरल वाज आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय, इज कॉल्ड लॉर्ड कैनिंग। देखिए 1773 में तो क्या हुआ था, 1773 में आए थे हमारे हास्टिंग साहब। हास्टिंग कौन थे, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जब 1833 आया, तब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट चेंज होकर हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन थे, पेंटिक,
विलियम बेंटिक। ओके, तो जब 1858 में ये पोस्ट चेंज होकर जो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पोस्ट चेंज होकर हो गया वाइसराय ऑफ इंडिया। तो अभी हम हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल को बोलेंगे ही इज द वाइसराय ऑफ इंडिया। देखेंगे 1855 के बाद से जितने भी सारे आएंगे गवर्नर्स, उसे हम बोलेंगे वाइसरॉयस। उससे पहले होते थे गवर्नर जनरल। ये सब नाम चेंज होने के बाद चेंज हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल इज लॉर्ड कैनिंग। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज डिसबैंड। तो क्वेश्चन आएगा, इन व्हिच ईयर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आर एस्टैब्लिश्ड? The answer is 1784. In the East India Act, the Board of Control and the Court of Directors was established for the separation. The revenue part and the administrative part will be separated by this. Okay. फिर आता है हमारे 1861 का इंडियन एक्ट। The Viceroy Councils India was represented. जो हमारे वाइसरॉय के काउंसिल थे ना, ये वाइसरॉय के काउंसिल में कितने मेंबर थे? 15, ठीक है। तो इस पे भी अभी इंडियंस को मिल गया रिप्रेजेंटेशन। तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि कौन सी एक्ट में पहली बार इंडियंस को अलाउ किया गया वाइसरॉय की काउंसिल में जाने के लिए, तो वो है 1861 में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वी द इंडियंस represent in the legislative, sorry, Viceroy's council. Okay, so India were allowed to participate in the Viceroy executive council as a non-official member। सुनिए इन वर्ड को अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो एग्जीक्यूट करता है लॉ को, मतलब फार्म लॉ आ गया। फार्म लॉ अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है उनको अभी मैं दे दूंगा। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो अभी मैं सारे लोगों, सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को वो सब दे दूंगा लॉस की, तुम उसे करो इम्प्लीमेंट। जो भी जन कल्याण वाला आ गया कि जो स्कीम्स आते हैं वो सब हम देते हैं कलेक्टर्स को, फिर वो करते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव विंग। तो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो आड़ हुए, पर आज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को पार्लियामेंट में वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो 1861 में जो एक्ट आया था, इंडियंस हालांकि आड़ हो गए पर लेजिस्लेटिव में नहीं, एग्जीक्यूटिव में। अगर एग्जीक्यूटिव में ऐड हो गए तो इनको वोटिंग देने का पावर नहीं था। तो यह बात याद रखिए, 61 में इंडियंस को अलाउ किया गया कि आप एग्जीक्यूटिव में पार्ट ले सकते हैं, बट आज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर। ओके, the portfolio system was established, acknowledged। तो what to mean by the portfolio system? देखिए अभी हमारा मतलब एक मिनिस्ट्री है, ठीक है। देखिए ये हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा में, ओके। ये लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स है उसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब हम देखेंगे कि ये मान लो कि एक एटम है, एटम के पूरे बीच में है न्यूक्लियस, ओके। इसी तरह से पूरे लोकसभा में जो सेंट्रल पावर होते हैं ना,
उसे हम बोलते हैं कौन, कैबिनेट मिनिस्टर्स। रोल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड डेवलपमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सब बहुत मतलब पावरफुल मिनिस्ट्रीज है, तो वो सब कैबिनेट के अंदर ही आएंगे, ठीक है। और ये कैबिनेट मिनिस्टर का स्ट्रेंथ 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। हालांकि अगर अभी हमारे 450 अगर हुए ना एमपीज, इसके 15% ही कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। अगर हम इसे काट ले 3, ये है तो अगर डिवाइड क्या होगा इसमें 45 135, वो थोड़ा ले लेना ज्यादा वाला, पर आंसर ही प्रोसेस यही है, ठीक है। 15% से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं रह सकते, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम में तो मैं समझा रहा था, देखिए अगर ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अगर मैं इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इंडिया के सारी पावर्स दे दूं, मतलब इंडिया के सारे काम दे दूं, तुम करो, इतने बड़े इंडिया जहां पर 150 से 60 करोड़ लोग हैं, ये अकेला एक मिनिस्ट्री क्या उखाड़ लेगा अगर इन्हें सपोर्ट के लिए कुछ नहीं हो तो। इसकी वजह से इनके अंडर में कुछ ऑफिसेस बनने लगे, ठीक है। इनकी ही जब आप गए होंगे लोकसभा या फिर राज्यसभा, जो मेन मिनिस्ट्री होता है ना, उसके अंदर भी कुछ सब ऑफिसेस होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं तो पोर्टफोलियो सिस्टम। हम धीरे धीरे मतलब जो आप समझ सकते हो पेड़ की ब्रांचिंग की तरह, अगर पेड़ यहाँ से निकला है ना तो ब्रांच जो जाता है उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियोज, ठीक है। इंडिया काउंसिल सॉरी और क्या रह गया, ये देखिए, द डिसेंट्रलाइजेशन बिगिंस विद द रिस्टोरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ से एक्चुअली में शुरुआत हुआ था, जो 1853 में आपको कहा था। वहां पर जो सिस्टम हुआ था ना, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दो सेंट्रल हो गए, मतलब दो पार्ट हो गए, वो सेंट्रल लेवल में हम डिसेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। हम सेंट्रल लेवल में डिसेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं, पर प्रोविंसेस में 1861 में जो पावर मद्रास और बॉम्बे से ले गए थे 1833 में, याद कीजिए 1833 में जो बॉम्बे और मद्रास के पावर सब लेकर हम बंगाल की गवर्नर को दे दिए थे। 1861 आते आते हम उन सारे पावर्स को फिर लौटा देंगे, तो इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जाकि एंड होगा 1935 में, ओके। फिर आते हैं हमारे पार्ट 1892। तो नॉमिनेशन ऑफ, यहाँ पर इलेक्शन का टर्म आया था, पर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, हम देते हैं जाकर वोट डायरेक्टली। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, यूनिवर्सिटीज हो गए कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट्स, पैसे वाले लोग यही ही वोट देते हैं जाकर। हालांकि 5 से 10% ही वोट दिया गया था, एक यूनिवर्सल एड्रेस सप्रेस नहीं था, ठीक है। तो indirect election was established, the number of legislative council has increased। ये जो 6 था ना 1853 में, जो 6 मेंबर का लेजिस्लेटर विंग निकला था, ये 1892 आते आते ये बढ़ गया, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव council were given new responsibilities such as budget discussion, questioning of the government. So here is the one question: when our Indians got power to discuss budgets in the legislative council of Britain, मतलब जो हमारे इंडिया में था, तो वो होगा 1892 में। हमारे इंडियंस पहले वोट देने का पावर बजट में, सॉरी वोट देने का नहीं, डिस्कशन का, वोट नहीं देते। अभी इसमें कोई वोटिंग का पावर नहीं आया था 1892 में। ओनली आप बैठकर हमारे साथ बजट को डिस्कस नहीं कर सकते हो, अगर चाहो तो कुछ क्वेश्चन भी अराइज कर सकते हो कि ये सब कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हुआ, पर ये बात हम सुनेंगे, ये बाइंडिंग नहीं, आपसे पूछ सकते हो और कुछ नहीं। और ये सब क्यों हुआ,
18 आपको अगर याद होगा, अगर हिस्ट्री पढ़ते वक्त हम जानेंगे कि 1885 तक हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का आगमन हो गया था, ठीक है। तो उनके जो पहले आए थे वो थे moderates 1885 to 1905, देन आए एक्सट्रीमिस्ट्स 1905 टू 1915, और उसके बाद आ गए हमारे गांधी जी। गांधी जी जनवरी 9 उसे बोलते हैं ना प्रवासी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो जब गांधी आए थे, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट स्लाइड हिस्ट्री, उसके बाद खत्म। इसका और एक है, ठीक है। उसके बाद देख लो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया था। फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज हेल्ड, बट टिल नाउ इलेक्शन का नाम आ गया, डायरेक्ट इलेक्शन का नाम आ गया, पर ये एक यूनिवर्सल एडेड सफ्रेज नहीं था। जब हम ये सब पावर अभी पाए ना, अब किसी के पास अभी वोट देने का एक अधिकार, तो देखिए हम कितने स्ट्रगल के बाद ये सब वोट देने का पावर्स हमारे अंदर अभी आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम द डायरेक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज हेल्ड इन 1909। अगर तो क्वेश्चन में आएगा कब हमारे इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस आए थे, यही सही इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बट इट्स नॉट ए अडल्ट सफ्रेज। सब इसमें वोट देने का अधिकार नहीं था, ओके। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू प्लेस for the legislative councils, and the legislative councils now has the total of 60 members from the previously 16। देखिए 1853 में मेंबर थे 6, फिर 1893 आते आते बढ़कर हो गए 16, फिर 1909 आते आते वो हो गए 60। देखिए कैसे लेजिस्लेटिव का मात्रा हर एक रिफॉर्म में बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। हालांकि अभी क्या है 450, राज्यसभा में है 250 और लोकसभा में 455 के आसपास, ठीक है। तो आइडिया ऑफ कॉमन इलेक्टोरेट वाज वाइडली वेलकम। इसे हम बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। पहले जो हिंदू मुस्लिम का यूनिटी चल रहा था ना, यहीं से ही गड़बड़ होना स्टार्ट हुआ। जब 1905 में बंगाल का डिवीजन कर दिए लॉर्ड कर्जन ने, तभी तो वो मतलब घूमने लगे कि हम मुस्लिम इंडियंस भाई भाई हैं, वो जो राखी पहनना, मिलकर नहाना, ये सब चला। पर जब 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया, मुस्लिम लीग ने उसे वेलकम किया। मुस्लिम लीग क्या है? मुस्लिम लीग 1907 में गढ़ा गया एक मुस्लिम का यूनिटी है। जैसे कि हमारे है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियंस के लिए था, तो मुस्लिम ने भी अपना बना लिया एक अलग से मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को ये बात बहुत अच्छा लगा कि हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमें ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इंडिया वाज अपॉइंटेड टू द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये नाम याद रखो, Satyendra Prasad Sinha is the first law member to the Viceroy's Executive Council. Okay, the Governor of Indian Act of 1990, Montego James for Reform। इसके पीछे स्टोरी क्या है? जब गांधी जी आए थे ना 1915 में, तभी वो 2 साल आकर घूमे कि भाई मैं थोड़ा घूमूंगा, उसके बाद काम करूंगा। वो जो घूमे देखे इंडिया को ना, वो देखो यहाँ पर ब्रिटिश आके क्या कर रहे हैं। वो लॉ पढ़कर आए थे, वो देखे कि ये सब क्या क्या हमें दे रहे हैं और हम मांग क्या रहे हैं। तो हम गांधी जी ने कहा ब्रिटेन से कि देखिए हमें चाहिए, देखिए इस 1909 एक्ट को थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए जब ब्रिटेन आया ना, सर जब गांधी जी आए, उनका क्वेश्चन क्या था, अगर ये इंडिया हुआ, इसके अंदर छोटे छोटे प्रोविंसेस है, ओके, जिसे हम बोलते हैं, छोड़ो इसके अंदर जो अभी राज्य है तभी प्रोविंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या कहा कि हमें क्या, तुम क्या करो, यहाँ पर है हमारा क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। गांधी जी ने क्या कहा कि देखो भाई, हमें तुम दो सेंट्रल में
बाइकैमरलिज्म, मतलब वो जो लोकसभा और राज्यसभा का कंसेप्ट गांधी जी ने बोला ब्रिटिश को कि हमें दो, और सेंटर में तुम डायरकी लाओ भाई। डायरकी क्या है? शुभंकर मैंने नहीं देखा, कुछ कहां पर है क्या डाउट? एनीवन डाउट? खत्म कर देते हैं, उसके बाद 5 मिनट डाउट सेक्शन ले लेंगे, ठीक है? सॉरी। देखिए 1919 में सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, one is the central and second one is provinces। देखिए पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद बताऊंगा क्या क्या चेंजेस हो गया था, ठीक है? In provincial administrations, diarchy was instituted, which executive councillors in charge to of reserve list and ministers in control of transport list of the topic। प्रोविंसेस में देखो हमें चाहिए था, गांधी जी ने कहा था कि डायरकी हमें चाहिए प्रोविंसेस में, सेंटर में, बट ब्रिटेन ने क्या किया, हमें दे दिए प्रोविंसेस में, उल्टा कर दिए। और उसमें भी देखो ये हमारा इंडिया हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया। इंडिया में वो मांग रहे थे सेंटर में डायरेक्ट, पर वो हमको दे दिए प्रोविंसेस में डायरेक्ट। डायरेक्ट देके भी उसे दो सब्जेक्ट में कर दिया डिवाइड, वन इज रिजर्व सब्जेक्ट और वन इज ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व मतलब जो कि सिर्फ जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए रिजर्व था, जैसे कि मेन रेवेन्यू वाला, तो जो जहां पर बजट आता है, और जो ट्रांसफर होता है ना, ये सब हम करेंगे इंडियंस। तुम कुछ भी निकालो लॉ, उसे हम देखेंगे, फिर सेंटर को तो करेंगे ट्रांसफर, और उसके बाद लागू होगा। पर इतना झंझट तो गांधी जी ने नहीं बोला था। गांधी जी ने डायरेक्ट बात बोला था, हमें डायरेक्ट चाहिए सेंटर में, इतना झंझट हम नहीं कर सकते भाई। पर उन्होंने दे दिया हमें प्रोविंसेस में, तो इसकी वजह से ही हुआ था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसी की वजह से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है? एट द सेंटर I bicameral legislature was established for the first time। ओके, तो लोकसभा राज्यसभा का कंसेप्ट है इन 1919 की एक्ट से आया। फॉर द फर्स्ट टाइम लोकसभा और राज्यसभा अलग होते हैं, हालांकि उससे पहले लोकसभा राज्यसभा नहीं बोला करते थे, पर वो अलग हो गए, ठीक है? It requires 3 Indians to serve on the Viceroy's Executive Council। अभी एक से बढ़कर 3 इंडियंस हो गए थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ओके? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए 1853 में एक ओपन एग्जाम होगा, ये बात तो बोल दिया गया। फर्स्ट हमारा आईसीएस ऑफिसर कौन था? सत्येंद्रनाथ सिन्हा, ओके? उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश। अभी जो यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होता है ना, उसे सब कंडक्ट कौन करता है? यूपीएससी। तो तभी जो पब्लिक सर्विस एग्जाम हुआ था ना, फर्स्ट टाइम 1993 में, उसे कंडक्ट करने के लिए एक बॉडी आया, उसे हम बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके? एंड दिस एक्ट एक्सपेंडेड द राइट टू वोट, अलाउइंग अराउंड 10%, ओनली 10%। अभी तक भी हमें एडल्ट सफरेज नहीं दिया गया, हम सब वोट देने का अधिकार हमारे पास अभी भी नहीं आया, ओके? देन द लास्ट साइड 1835 is the most important act of all you read। कहीं होता है, इसलिए ये ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट है ये 1935 का, क्योंकि इसकी एक्ट से ज्यादातर चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट है, ठीक है? यही वो एक्ट है। ये एक्ट कैसे आया था? जब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारा हो गए थे 1930, 31, 32 में। उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो आउटकम निकला, वो सब लिखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। हमें वादा दिया गया कि हमें फेडरल गवर्नमेंट दिया जाएगा, पर हालांकि उसे मुस्लिम लीग ने ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए कभी भी फेडरल गवर्नमेंट हमें ब्रिटिशर्स नहीं दे पाए, ठीक है?
So the British India and the princely states were proposed to form a all India federation. However, this never come to pass in government and the province, क्योंकि अदर जो मुस्लिम लीग के कोई भी लोग नहीं आए थे, तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन में लॉ में ही रह गया. तो फेडरल लिस्ट वाज इन चार्ज ऑफ द सेंटर, प्रोविंशियल लिस्ट इन चार्ज ऑफ द प्रोविंसेस, and the concurrent list that catch to the board. यहाँ पर डिफरेंस पूछो, व्हाट डू मीन बाय द फेडरल लिस्ट, प्रोविंसेस लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट. जो भी सारी लॉ बनाने की अधिकार हमारे सेंटर के पास है उसे हम बोलते हैं फेडरल लिस्ट. जो भी लॉ बनाने के अधिकार हमारे स्टेट के पास है, जैसे कि स्टेट के अंदर क्या हो गया, शिक्षा हो गया, जो हमारे पुलिस हो गया, लैंड हो गया, ये सब स्टेट के अंदर है, तो ये सब आएगा हमारे प्रोविंशियल लिस्ट में. और जो कंकरेंट लिस्ट हुआ ना, उन जो हमारे फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट में जो कुछ भी नहीं था, जहां पर भी जैसे शिक्षा हो गया, वहां पर गवर्नमेंट भी और स्टेट भी मिलकर बनाते हैं लॉ, तो उसे हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट. जबकि अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में एक क्वेश्चन आपका आएगा कि कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस शेड्यूल में है, तो वो शेड्यूल नंबर 7. सब्जेक्ट वाज स्प्लिट बिटवीन द सेंट्रल डायरेक्टरी एंड वाज abolished एट द प्रोविंशियल. जो गांधी जी हमें बोल रहे थे 1919 में, ये जाकर हमें दिए 1935 में. प्रोविंशियल लेवल में जो डायरेक्टरी था उसे हम कर दिए रिप्लेस्ड बाय द मोनार्की एट द नेशनल लेवल. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनार्की एंड द डायरेक्टरी? मोनार्की क्या होता है ना, राज्य शासन, राजा सब एक ही के हाथ में है. रेवेन्यू हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सब एक ही लोग संभालता है. जैसे कि राजा, उसे हम बोलते हैं मोनार्की. डायरेक्टरी डिवाइड हो जाता है, उसके रेवेन्यू डिवाइड हो गया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड हो गया, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्टरी. इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मोनार्की एंड द डायरेक्टरी. ओके, अगर हम मोनार्की को देखेंगे तो अकबर, जो औरंगजेब, ये सब मोनार्क्स थे. ठीक है. तो इंडिया काउंसिल वाज abolished and a federal court was constituted. इंडिया काउंसिल वाज, जो कि ब्रिटेन का था, ये abolish हो गया और फेडरल कोर्ट वाज constituted. The RBI was established as a result of this act. So when RBI established in 1937, remember that date, in 1937 first time the RBI was established. Okay, and this act was in the effect till the new Indian constitution took place. ये एक्ट तब तक लागू रहेगा जब तक हमारे इंडियंस खुद अपने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते. हिस्ट्री में हम जानेंगे जब भी ये सब आए थे, उनसे पहले जब एलन ब्रो ने हमें किया चैलेंज कि हमारे इंडियंस तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो कि नहीं, तब नेहरू ने अपना रिपोर्ट दिया, नेहरू रिपोर्ट, गांधी 11 पॉइंट, जिन्नास पॉइंट, तो हम देखेंगे मॉडर्न इंडिया में. ठीक है. The provinces was given more authority and the bicameral legislature was established in the 6 of the 11 provinces. क्या होता है bicameral legislature in provinces? वो तो मैंने बोला कि सेंटर में तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रोविंसेस में विधानसभा और विधान परिषद जो है ना, ये यहीं से ही इसका नींव डाला गया था. ठीक है. 11 में से जो 11 प्रोविंसेस में डिवाइड थे तब इंडिया ना, उसमें से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरलिज्म लागू हो गया, मतलब विधानसभा और विधान परिषद लागू हो गया. ठीक है. उसके बाद लास्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. इंडिया वाज डिक्लेयर्ड द सोवरेन एंड द इंडिपेंडेंट. सो व्हाट डू मीन बाय सोवरेन? वी आर, हम सोवरेन हो रहे हैं. वी आर सोवरेन means we are capable to decide ourselves. We are sovereign. हम ऊपर मतलब
हमारे ऊपर अभी किसी का भी दबाव नहीं रहा, हम कोई भी डिसीजन दबाव में आकर नहीं कर रहे हैं। उसका मतलब हो रहा है कि हम सोवरेन हो रहे हैं, हम डिसीजन खुद ले पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑल्सो, हम लेकर उसमें काम भी कर सकते हैं। अभी अभी हमें ब्रिटेन को पूछने का कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। द ब्रिटिश एंड द गवर्नर्स वर गिवन द टाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर्स, मीन्स नॉमिनल। अभी इनकी पोस्ट का कुछ काम नहीं था, अभी तो इनको एक नॉमिनल, जब तक कि हमारा इलेक्शंस नहीं हो जाता तब तक ये नॉमिनल रूलर की तरह ही रहेंगे। एंड एस्टैब्लिश द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का नाम तुम बार बार सुन रहे हो ना, व्हाट डू यू मीन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? A responsible government is always answerable to the peoples or answerable to the parliament of the India. Is called a responsible government at the nation and the provincial level also. Both legislative and executive authorities have been delegated. अभी हमारे पास में पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर आ गया कि हम कैसे हमारे इंडिया को बनाएंगे, कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें क्या क्या होगा। क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ गए, देखिए यूएसए को देख लो, रूसिया को देख लो। यूएसए में लोग 32 करोड़ है और रशिया में उसके बाद 16 करोड़ लोग हैं, और उसके बाद तो सारे देश में मतलब 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ इसके अंदर ही लोग हैं। तो पहले जो दो नेशंस जिसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, पहले तो हो गया हमारा चाइना और दूसरा इंडिया। तो चाइना तो कम्युनिस्ट है पर हम नहीं है, हम है फेडरल्स, मतलब वी आर जब आप पढ़े होंगे preambles, we the people of India solemnly resolve our India as a sovereign, secular and democratic and republic country। तो इतने बड़े भास्ट देश में जिसमें रिलीजन बहुत अलग अलग है, लोग भी अलग अलग है, उनके कल्चर भी अलग अलग है, उनके लैंग्वेज भी अलग अलग है, तो इन सबको एक ही रूल के बुक में अंदर हम कैसे रखें, ये पहला क्वेश्चन था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का। कौन थे? 7 मेंबर थे, उन्हें बोलते हैं हम ड्राफ्टिंग कमिटी, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को करेंगे ड्राफ्ट। ओके, तो उसका हेड था, तो हो गया, क्लास फिनिश कर देंगे। उसका नाम सिर्फ लिख लीजिए, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर। यही ही इनके वजह से ही आज जो है ना कोटा सिस्टम, कोटा रिजर्वेशन, इनका ही आइडिया था, क्योंकि ये खुद थे अनटचेबल। ये जो रास्ते में जाते थे लोग नहीं जाते थे, ये जो कुएं से पानी पीते थे लोग वहां पर नहीं जाते थे। तो ये जब अपने जिंदगी भर फिल करके जब उनके पास टाइम आया पूरा ग्रेट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तभी वो स्पेशली वो कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जितने भी हमारे आर्टिकल्स है ना फंडामेंटल राइट के, जितने भी आर्टिकल्स, नॉट ऑल आर एब्सोल्यूट। लाइफ इज नॉट एब्सोल्यूट, लाइफ में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होता है, कोई भी चीज 100% ट्रू नहीं होता है, ठीक है, रिलेटिव ट्रू। फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, कुछ भी, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। आप जाकर कहीं भी कुछ भी सुनकर जाकर केस नहीं कर सकते। अगर आपको आर्टिकल 14 भी दिया जा रहा है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 दिया जा रहा है आपको कि एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई भी आपको अनइक्वल नहीं दिखेगा, पर सब में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रह देते हैं। जैसे कि देश के सोवरेनिटी को अगर कोई हैम्पर करता है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन के लिए, कि अगर कोई भी सेक्शन बहुत माइनर में है उनको कुछ स्पेशल रिलीफ देने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट दे आर लिमिटेड। तो इसमें से हम क्या जानते हैं कि हमारा जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट, इज नॉट अनलिमिटेड गवर्नमेंट। उनके कुछ भी नहीं कर सकते, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके आधार पर ही हमको करना होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।